असली न्याय क्या है? मुजरिम को गिरफ्तार करना, उसका बयान लेना और उस बयान का पुष्टिकरण करना न्याय प्रक्रिया का केवल पहला पड़ाव है। असली न्याय तब होता है जब मुजरिम का जुर्म अदालत में सबूतों के साथ साबित हो, जब मुजरिम को अपने कुकर्मों का असली परिणाम भुगतना पड़े। लेकिन कभी कभी कोई धमकी, कोई डर या झूठे सबूतों का जाल कानून को क्रिमिनल के गिरेबान तक पहुंचने नहीं देते। आज रात हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा केस जिसकी तहकीकात अनोखी थी, बिल्कुल अनोखी। 23 साल की लड़की नाम सुनीता देव रेड्डी को एक पब्लिक ऑटो में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एक रिक्शा का इस्तेमाल हुआ है और 3 लोग शामिल हैं। सुनीता वापस आ चुकी है, हम हॉस्टल के बाहर ही खड़े हैं। बहुत गहरे शौक में लगती है सर, एक वर्ड भी नहीं निकला मुंह से। वसंत, ये तो लेडीज स्टॉल है और रिक्शा से लड़की के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। वो देखो, वहां पर्स गिरा। लेडीज बैग है, ये बैग भी उसी लड़की का होगा। सुनीता देव रेड्डी, माइक्रोबायोलॉजी। ऋषिनगर पुलिस स्टेशन, मैं दिनेश कारंत बोल रहा हूँ, डी रंजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। पब्लिक ऑटो था? जी सर, 2 वॉचमैन ने थे। सोमन कट्टा से और टीम से मंगवाओ, रेड अलर्ट पे डालो, सारे रास्ते सील करवा दो, बच के नहीं जाने चाहिए। सोमन कट्टा कम इन। 23 साल की लड़की नाम सुनीता देव रेड्डी को एक पब्लिक ऑटो में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। जितने नाइट पेट्रोल यूनिट्स हैं सभी को इंस्टीट्यूट रोड के आसपास रेड अलर्ट पर लगा दो। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं दिनेश कारंत, इस इंस्टीट्यूट का सिक्योरिटी इंचार्ज से। 2 गार्ड्स जिन्होंने ऑटो देखा था और लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, यही दोनों? जी नहीं सर, ये वो दोनों नहीं है। मैंने उन दोनों को इस इंस्टीट्यूट के चप्पा चप्पा छान मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए सर। दो और टीम्स भेजो, कैंपस और बाहर के सर्च पार्टीज भी बढ़ा दो। पब्लिक ऑटो रिक्शा था। वो मेरी रूममेट है सर, मेरा नाम आयशा हैदर। आपके पास उसका मोबाइल नंबर होगा, आपने फ़ोन करके पूछा वो कहाँ है? उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने कई बार ट्राई किया। कब से स्विच ऑफ आ रहा है? बस तब से जब से दिनेश सर ने मुझे पूछा कि वो कहीं बाहर गई है। हेलो, मैं दिनेश कारंत बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज। जी सर। सुनीता देव रेड्डी तुम्हारी रूममेट कहीं बाहर गई है? जी सर, वो तो लाइब्रेरी गई है। कैंपस के 2 वॉचमैन ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया है, शायद सुनीता को अगवा किया गया है। क्या? उन्हें सुनीता का पर्स मिला है और आई कार्ड भी। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बस तुम उसके मोबाइल पर फोन करो, शायद उससे बात हो पाए। मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ। मैंने तुरंत सुनीता का फ़ोन ट्राई किया, पर तब से फ़ोन स्विच ऑफ है। बचाओ, मुझे बचाओ प्लीज, कोई है? माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट सुनीता देव रेड्डी को 3 आदमियों ने जबरदस्ती उठा लिया था। शहर की पुलिस और कैंपस की सिक्योरिटी टीम सुनीता और उस पब्लिक ऑटो रिक्शा को ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान रही थी। अपहरण के तुरंत बाद उन तीनों ने सबसे पहले सुनीता का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स को याद करने को बोलो। ऑटो का नंबर देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। तुम दोनों में से किसी ने ऑटो का नंबर देखा? नहीं साहब, ऑटो एकदम तेजी से निकल गया, कुछ देख नहीं पाए हम लोग। और साफ कोहरा भी था, इसीलिए। सॉरी सर, दोनों ने कुछ नहीं देखा, ना ऑटो का नंबर ना कुछ और। सर, अभी तो कुछ भी हाथ नहीं। और आदमी मंगाओ, हमदौरा, राय के तिपुलाश्री, तीनों स्टेशन से और पेट्रोल टीम मंगवाओ। सर, सुनीता कहाँ की रहने वाली थी? सर, सुनीता बेलगाम को बिलोंग करती है। मैंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। आयशा, सुनीता का कोई बॉयफ्रेंड? नो सर। कोई ऐसा जो उसे कॉलेज में परेशान कर रहा हो, धमका रहा हो? नहीं, अगर कोई होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। इतनी रात को सुनीता कहाँ गई थी? सर, वो लाइब्रेरी गई थी। लेकिन इतनी रात को? सर, वो एक्चुअली हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो डिनर के बाद उसे कुछ बुक्स रिफर करनी थी।
कॉलेज, लाइब्रेरी और हॉस्टल के बीच अपना कीमती वक्त बांटती होनहार स्टूडेंट सुनीता अपने हर एग्जाम को बेहद सीरियसली लेती थी। उस रात करीब 8:30 बजे सुनीता ने अपना डिनर खत्म किया। सुन आयशा, मैं ना जरा लाइब्रेरी होके आती हूँ। क्या आज भी जा रही है, वो भी इतनी रात गए? पागल हो गई है क्या? ये 8:30 ही तो बजे हैं और मुझे ना कुछ अर्जेंट रेफर करना है। मैं आ जाऊंगी जल्दी। यार एक तो तू ना इतना पढ़ के मुझे क्या पूरे हॉस्टल को कॉम्प्लेक्स देती है। पूरे साल तो पढ़ती रहती है, ऊपर से कल एग्जाम है। अब इतनी रात को क्या भाग दौड़ कर रही है? अरे वो लाइब्रेरी में ना एक नई बुक आई है, उससे रेफरेंस ले लूंगी ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी ना। अच्छा सुन, जब तक तू नहीं आएगी ना मुझे भी नींद नहीं आएगी। जल्दी आना। तो क्या इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी पूरी रात खुली रहती है? नहीं सर, लाइब्रेरी टाइमिंग सुबह 8 से रात के 8 तक होते हैं सर। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम से 1 महीना पहले लाइब्रेरी सुबह 8 से रात के 11:30 तक ओपन रहती है सर। ये आपकी। थैंक यू मैम। करीब 11:15 बजे सुनीता लाइब्रेरी से चली गई। वो लास्ट स्टूडेंट थी। थैंक यू प्रमिला मैम। हो गई पढ़ाई? जी। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनीता ने लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद यहीं से ऑटो लिया होगा। क्या रात को यहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं? नो सर, यहाँ कोई ऑटो खड़े नहीं होते सर। सभी स्टूडेंट्स यहाँ से हॉस्टल तक पैदल ही लौटते हैं सर। हॉस्टल से लाइब्रेरी पैदल आने में तकरीबन 10-15 मिनट लगते होंगे। करेक्ट सर। सबसे पहले फिजिक्स डिपार्टमेंट आता है सर, उसके पीछे रिधिमा गर्ल्स हॉस्टल। प्रमिला जी, हाँ? लाइब्रेरी 11:30 बजे तक खुली रहती है ना? जी। तो क्या आप 11:30 बजे तक लाइब्रेरी में ही थी? नो सर, सुनीता के जाने के बाद मैंने 11 बजे तक वेट किया। कोई स्टूडेंट नहीं आया। मुझे लगा अभी कोई आएगा भी नहीं, इसलिए लाइब्रेरी लॉक करके मैं क्वार्टर्स चली गई। सर, पूरा कैंपस 3 बार ही घूम गया, कुछ भी नहीं मिला। दिनेश जी, ये रोड सिर्फ इंस्टीट्यूट की रोड है या कॉमन रोड है? कॉमन रोड है, बाहर की गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती है सर। तो हो सकता है कि वो ऑटो बाहर का हो। छोड़ देने का मतलब ही नहीं बनता। स्टूडेंट है, सबको बता देगी। हम इंस्टीट्यूट के पीछे की तरफ है, दीवार के पास जंगल रोड से। अब हम वहाँ देखने जा रहे हैं। सुनीता मैम, सुनीता आ गई। सुनीता, सुनीता तुम ठीक हो? सुनीता, सुनीता तुम ठीक हो? सुनीता सर, सुनीता वापस आ चुकी है। हम हॉस्टल के बाहर ही खड़े हैं। आइए। सुनीता, मैं जानता हूँ इस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं है, पर क्या प्लीज़ आप हमें बता सकती हैं कि जो लोग आपको ऑटो में उठाकर लेके गए थे वो कौन थे, कहाँ लेके गए? प्लीज़ बताइए। आप वापस कैसे आए? सर, मुझे नहीं लगता सुनीता अब कुछ कहने की पोजीशन में। सर, नीचे खून था। लगता है कुछ बहुत गलत हुआ है। विद्या,
हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मुझसे बात करके कुछ तो पता करो। हमें उस रिक्शा को ट्रैक करना ही होगा। यस सर। अरविंद, दिनेश जी प्लीज बाहर। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जो किया है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक एक को सजा होगी। तुम जितना जल्दी कुछ बोलोगी, हम उतना जल्दी उन्हें पकड़ेंगे। बहुत गहरे शौक में लगती है सर। एक वर्ड भी नहीं निकला मुंह से। होप उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हुआ हो। यही जानने के लिए हमें उसका मेडिकल कराना बेहद ज़रूरी है, पर वो इस वक्त इतने गहरे सदमे में है कि हम उसे मेडिकल के लिए नहीं ले जा सकते। सर सुनीता के पेरेंट्स कल सुबह पहुंच जाएंगे, हो सकता है उनके सामने वो कुछ बोल पाए। दिनेश जी, उसके साथ क्या हुआ इसका अंदाज़ा हमें ऑलरेडी है। हम सिर्फ उसका मेडिकल करवा कर अपने शक को पक्का करना चाहते हैं। शायद माँ बाप के आने के बाद उनके सामने वो ज़रूर कुछ बोले। उसे बोलना ही होगा, नहीं तो सुनीता की खामोशी का एक एक लम्हा हमें उसके गुनाहगारों से दूर करता जाएगा। पर मेरी फिक्र की वजह कुछ और है। सुनीता की खामोशी की वजह शौक है या खौफ? आयशा, उसे नहाने मत देना और उसके मैले कपड़े धोने मत देना। क्यों? मैंने सुनीता के लिए डीन से बात की है और सुनीता, उन्होंने कहा है कि तुम चाहो तो आज के एग्जाम से और बाकी सारे पेपर से ड्रॉप ले सकती हो। वो तुम्हारा री एग्जामिनेशन करवाएंगे। नहीं सर, एक शब्द भी नहीं निकला है मुंह से और आंखों से आंसू तक नहीं। देखिए, आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ बहुत बुरा, पर क्या हुआ है ये जानने के लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मिस्टर और मिसेस देवरेड्डी, आपको कोशिश करनी होगी, सुनीता को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है, आप भी अंदर आ सकती हैं। लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। गैंग रेप है। सुनीता, आपके साथ क्या हुआ है हमें पता है, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ये घिनौनी हरकत की है वो इस वक्त बाहर घूमे आज़ाद, जबकि उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं, हमारे लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो। इसलिए आपका जो भी दर्द है, जो भी डर है, बस कुछ देर के लिए अपने से अलग करिए और हमें बताइए आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ। हमको पता है तू कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। अगर किसी को भी कुछ बोली ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
तेरे सर के, तेरे हाथ के, पैर के, सबके। याद रखेगी ना तू? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। चलो उठ, रिक्शा में बैठ। कितने लोग थे सुनीता? कितने लोग थे? एक आगे ड्राइवर और दो पीछे आपके साथ। आप 8:30 बजे हॉस्टल से लाइब्रेरी गई और तकरीबन 11:15 बजे आपने लाइब्रेरियन को गुड नाइट कहा। फिर आप बाहर आई और बाहर आकर आपने ऑटो रोका। क्या आप उन लोगों को पहचानती हैं? उन तीनों में से किसी को भी आपने कभी पहले देखा था कहीं भी आते जाते? लड़ेगी ना, दोनों को दर्द होगा। अगर किसी को भी कुछ बोली ना तो हम तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। सुनीता, याद करो उस ऑटो के बारे में, उन लोगों के बारे में, उस जगह के बारे में जहां वो आपको लेकर गए। प्लीज कुछ बोलो, प्लीज बोलो, क्योंकि वक्त निकला जा रहा है। सुनीता के साथ जो हुआ उसका गहरा सदमा लगा था उसे। ऊपर से उस धमकी ने सुनीता के गले को घोंट रखा था। उसकी जुबान पर खामोशी का ताला लगा हुआ था। इस ताले का खुलना बेहद जरूरी था, क्योंकि पुलिस को अब तक सिर्फ इतना मालूम था कि सुनीता को 3 लोग ऑटो रिक्शा में उठाकर कहीं ले गए थे और उन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तहकीकात शुरू करने के लिए यह बहुत ही कम जानकारी थी, लगभग ना के बराबर। हमारे पास अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो 3 लोग थे, एक ऑटो ड्राइवर, 2 पीछे। उन 3 लोगों ने सुनीता को लाइब्रेरी से हॉस्टल जाते वक्त ऑटो में बिठाया। अब सवाल यह है कि बिठाया कैसे? लिफ्ट देकर या जबरदस्ती? सर, अगर लिफ्ट ऑफर किया होता तो इसका मतलब ये होता कि वो जो 2 पैसेंजर थे वो शायद सुनीता की पहचान के थे। पहले उन्होंने लिफ्ट ऑफर किया, उसके बाद रेप किया, फिर शायद ऑटो वाले ने भी साथ दिया होगा रेप में। सर, अगर वो लोग सुनीता के पहचान के नहीं भी थे और उसे जबरदस्ती उठाया तो शायद उन्हें पता था कि सुनीता उस वक्त लाइब्रेरी से आने वाली है। अगर पहचान वाले नहीं थे तो कैसे पता चलता? सर, मैंने सुनीता की रूममेट आयशा से बात की थी। उसका कहना है कि सुनीता अक्सर रात में लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करती थी। सर, वैसे तो लगभग पिछले 1 हफ्ते से सुनीता रोज लाइब्रेरी जा रही थी, लेकिन परसों वो काफी देर से गई। सुनीता पे हमला करने वाले 3 लोग थे। क्या ऐसा हो सकता है उसमें से एक या फिर 2 उसके जानने वाले हों? शायद इंस्टीट्यूट के कोई स्टूडेंट हों जिन्होंने उसे लिफ्ट ऑफर की हो और उसके रोज के शेड्यूल के बारे में भी जानते हो कि वो हर शाम या रात को लाइब्रेरी जा रही है। आई एम सॉरी सर, इस सब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। सुनीता ही बेस्ट पर्सन होगी आपको ये सब बताने के लिए। हाँ आयशा, लेकिन सुनीता कुछ बोल नहीं रही है, एकदम खामोश है। सुनीता खामोश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी खामोश बैठेंगे। सुनीता के असली गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए हमें सुनीता को बुलवाने की कोशिश जारी रखनी होगी। अरविंद, एक काम करो, जितने रिक्शा यूनियंस हैं सबके लीडर्स को यहाँ हाजिर करो। इससे पहले कि रिक्शा के अंदर वालों को इसकी जानकारी मिले, हमें रिक्शा को ढूंढ निकालना होगा। सर। विद्या, लड़की को बुलवाने की कोशिश करती रहो। मैं जानता हूँ वो लड़की चुप है, कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लड़की के बोलने का इंतजार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें इस केस का खाता खोलना है।
घर पर रेस्ट करके लौटाना, और एग्ज़ाम्स अटेंडेंस किसी के बारे में टेंशन मत लेना, और टच में रहना, समझी? बागलकोट में जितने भी रिक्शाज हैं वो सारे आप दोनों के यूनियंस के अंडर आते हैं? हाँ साहब, मेरे यूनियन में 140 ऑटो है। और सर मेरे यूनियन में आज की डेट में 223 है। सर, सुनीता की रूममेट आयशा का फोन आया था। सुनीता अपने माँ बाप के साथ घर जा रही है। उसे फोन करके समझाओ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती वो लोग नहीं जा सकते। जी सर। अरविंद, अगर जरूरत पड़ी तो खुद जाकर मनाओ उन्हें। हमें उन तीनों आरोपियों को किसी भी सूरत में पकड़ना ही है। अब सुनीता को कुछ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? आपको तो मालूम ही है कि मेरी बेटी किस हाल में है। हाँ सर, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ कैसे, किसने किया ये सब। देखिए सर, अगर अभी आप घर चले गए ना तो हमारे लिए आपकी बेटी सुनीता के गुनहगारों को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैं सब समझता हूँ मैडम, लेकिन आप लोग भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरी बेटी इस वक्त एक शब्द बोलने की हालत में नहीं है। अगर वो यहाँ रहेगी तो उसकी हालत और खराब होती जाएगी। तुम्हें उन लोगों ने धमकाया क्या सुनीता? साहब, ये मेरे यूनियन के सभी 140 बंदों की लिस्ट है। सारी डिटेल्स इसी में है। और सर ये मेरे 223 रिक्शा वालों की डिटेल्स। मुझे ये सभी 363 रिक्शा और रिक्शा ड्राइवर्स कल सुबह थाने में चाहिए। ओके सर। गिरीश जी, नितिन जी, आप दोनों यूनियन लीडर्स हैं, अच्छी बात। लेकिन मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है। आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। एक लड़की के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत, और सब में एक रिक्शा ड्राइवर शामिल है। मेरी यूनियन से पूरा कॉपरेशन मिलेगा साहब। और सर मेरी यूनियन के सभी रिक्शा वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। सुनीता, अगर तुम उनकी धमकियों से डरे हुई हो तो सोचो, वो लोग एक दिन यहाँ भी आ सकते हैं, फिर तुम्हारे घर बेलगाम भी पहुंच सकते हैं, और दोबारा वही सब कर सकते हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। प्लीज ऑफिसर, आप मेरी बच्ची को डरा क्यों रहे हैं? उसकी हालत पहले से इसकी हालत ऐसी नहीं थी सर। सुनीता एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थी, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन वो लोग आते हैं, इसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसको डरा के रखते हैं। सुनीता, तुम पढ़ी लिखी हो, जरा लॉजिकली सोचो कि वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं या हम और तुम। देखो, अगर तुम अब अपने घर चली गई तो ये सिर्फ हम लोगों की हार नहीं होगी, रेप नाम के रोग की जीत होगी। मैं घर नहीं जाऊंगी सर। गुड, अब अपने दिमाग से सारा डर निकाल दो। देखिए, आप इसके साथ यहीं रुकिए और इसका अच्छे से ख्याल रखिए। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताइए। अब वो लोग बच नहीं सकते। नवंबर की रात को कहाँ थे? 20 नवंबर की रात को कहाँ थे?
साहब वो हमारा यूनियन लीडर बोला इधर आने को। पूछताछ करनी थी। रिक्शा कहाँ है तेरा? पेपर और बिल्ला लेके साहब से मिल ले जा। विकास देवमणि? हाँ साहब। 20 नवंबर की रात को कहा था? घर पर था साहब। कहाँ रहते हो? ये स्टेशन के पास साहब। मोबाइल नंबर दो अपना। 444-258-678। ठीक। सर हर रिक्शा वाले से क्वेश्चनिंग करी, पूरे 363 रिक्शा वाले, और हर रिक्शा को अंदर से भी स्कैन किया। कहीं आउट ऑफ सिटी का कोई रिक्शा तो नहीं था? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिक्शा की कोई आइडेंटिफिकेशन भी तो नहीं है। और सर ऑटो ड्राइवर्स ने जो कहा है वो सच है, झूठ है, क्या है? सर ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुनीता ने अभी तक उस रिक्शा या फिर उन 3 लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा किया जो तुमने सुनीता को रोक लिया, लेकिन क्या सुनीता अपनी खामोशी तोड़ेगी? सर उसकी आंखों ने तो बोलना शुरू कर दिया है, जुबान भी जल्दी शुरू कर देगी। बागलकोट में जितने भी रिक्शा हैं, ये उनकी तस्वीरें। इन तस्वीरों को गौर से देखो। अगर आप गौर से देखोगी तो हर रिक्शा में आपको कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। देखिए इन तस्वीरों को और याद करिए जिस ऑटो में वो आपको लेके गए थे, क्या उससे मिलता जुलता कुछ इन तस्वीरों में है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ प्लीज। सब एक जैसे लग रहे। देखो आई नो कि देखने में सारे रिक्शा एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर बारीकी से देखो तो हर रिक्शा में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। जैसे सीट का कलर, और वो कोई फिल्म स्टार की फ़ोटो होती है, या ड्राइवर्स अपने सामने जब भगवान की मूर्ति लगाते हैं और वो अंदर डेकोरेशन का सामान। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये एक स्टिकर है और एक स्टिकर ये है ना, दोनों अलग अलग। इसी तरह से हर ऑटो में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अपने जहन पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो, क्या इन तस्वीरों में वो ऑटो है जिस ऑटो में वो आपको लेके गए थे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाऊं तो क्या आप उस स्केच आर्टिस्ट को उन तीनों का हुलिया बता पाओगे? डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। अब वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या लगता है आपको, सुनीता ने जो आपको हुलिया बयान किया उससे आपको इन स्केचेस को बनाने में कितनी मदद मिली? मुझे तो लगता है उसको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही कि वो तीनों कैसे दिखते हैं। सब सुनीता डरी हुई है, धमकाया होगा उसे, शायद इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। समझ सकता हूँ डरी हुई और कुछ नहीं बोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। अंधेरे में सही, लेकिन हम तीर चलाते रहेंगे, और तब तक चलाते रहेंगे जब तक तीर निशाने पर नहीं लग जाता। सर जिस तरह से लड़की को उठाया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और फिर धमकी देकर छोड़ दिया जाता है, हो सकता है ये लोग हिस्ट्री शीटर्स हो, शायद किसी गैंगमैन के लोग हों जो परोल या बेल पे बाहर आए हों और सुनीता के साथ ये कांड कर दिया। एक काम करो, खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो, लेकिन उन्हें बता देना कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एक रिक्शा का इस्तेमाल हुआ और 3 लोग शामिल थे। सर अरविंद इसका चीज़ भी ले जाओ, लेकिन उन्हें बता देना कि पॉसिबल है कि क्रिमिनल्स की शक्ल इन स्केचेस से बिल्कुल ना मिलती हो। ओके सर। सब सुनीता थोड़ा और कोऑपरेट करती तो हम सारे ऑटो ड्राइवर्स की आइडेंटिफिकेशन परेड करवा सकते थे। बिल्कुल करवा सकते। ये पहला ऐसा केस है
जहां हम सस्पेक्ट का नहीं बल्कि विक्टिम का मुंह खुलवाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं। पर यह हमारा पहला ब्लाइंड केस तो नहीं है। हमारा काम है मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना, और वो हम पहुंचा के रहेंगे। हाँ भाई हिस्ट्री शीटर्स, 20 नवंबर की अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बताओ। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? संजय गौड़ा 10 मिनट में ऋषि नगर पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी दे। क्या साहब, अभी 3 दिन पहले ही लॉकअप से छूटा हूँ। अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। कोई बात नहीं, समझ नाइट वॉक के लिए निकला है। वैसे भी 3 दिन में घर में बैठा बैठा बोर हो गया होगा। वो सब क्या फोन पे बात नहीं हो सकती क्या? हो सकती तो फोन पर ही करता ना। तू जल्दी से इधर आता है या मैं आऊँ तुझे लेने को उधर? ठीक है साहब मैं आता हूँ। सर 54 हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग करी, उनके स्टेटमेंट्स वेरीफाई किए, क्रॉस चेक भी किए। और सर जहां भी डाउट लगा 2 बार 3 बार क्वेश्चनिंग की है सर। और कुछ हाथ नहीं आया, एक भी सुराग नहीं मिला। एक बात है सर, थोड़ी अजीब। बोलो। सर एक हिस्ट्री शीटर है संजय गौड़ा, परसों बता रहा था 3 दिन पहले जेल से छूट कर आया है। मैंने कॉल किया, बोला आज आप बात करनी है, नहीं आया सर। ठीक है साहब मैं आता हूँ। मैंने आज दोबारा कॉल किया सर, फिर से बित्तू के बहाने बनाने लगा। क्या रे संजय गौड़ा, बहुत मस्ती चढ़ी है, आता हूँ बोल के आया नहीं अभी तक? सॉरी सर, वो अचानक से मुझे इधर मैंगलोर आना पड़ा। वो क्या है कि मेरी बड़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अगली गाड़ी पकड़कर बागलकोट पहुंच और स्टेशन से सीधा ऋषि नगर पुलिस स्टेशन आ। इस बार टाला तो बहुत बुरा फंसेगा। नहीं सर, मैं बस 1 घंटे से मैं निकलता हूँ इधर से। नहीं आया सर, और आज मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा है। क्या हिस्ट्री है संजय गौड़ा की? सर चोरी के केसेस में 2 बार जेल काट चुका है और झूठ बोल रहा था कि 3 दिन पहले जेल से छूट के आया है। हो सकता है किसी और केस में इन्वॉल्व हो और पुलिस से डर रहा हो। होने को तो ये इस केस में भी शामिल हो सकता है। हो सकता है। कोई फोटो है संजय गौड़ा की? सर ये चूहा जिस बिल में भी छुपा बैठा ना, इसकी पूंछ पकड़ो और बाहर निकालो। ये जितना हमसे दूर भाग रहा है मेरे शक को उतना ही पुख्ता कर रहा है। विद्या, यस सर। ये तस्वीर सुनीता को दिखाओ। ओके सर। तीर तो चलाते हैं, अंधेरे में ही सही। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो हम तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। सुनीता कुछ बोल नहीं रही है सर, लेकिन डरी हुई है। सर संजय गौड़ा ने कहा था कि वो मैंगलोर में है, जबकि उसका लास्ट सेलफोन लोकेशन मैसूर था। मतलब संजय गौड़ा हमसे झूठ बोल रहा है। विद्या, अरविंद, अब हमारा सारा फोकस इस संजय गौड़ा पे होगा। इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इसके फोन में जितने नंबर हैं सबसे कांटेक्ट करो। इसके रिश्तेदारों का पता लगाओ, खबरें लगाओ इसके पीछे। इस संजय गौड़ा का चांस हमें लेना ही होगा। हाँ राजू बोल। वो हिस्ट्री शीटर है ना संजय गौड़ा, कुछ मिला उसके बारे में? हाँ साहब, उसके 2 दोस्त थे, एक जीतू धारवाड़कर और दूसरा ललित पड़की। दोनों भी टपोरी है साहब। और वो संजय ने जीतू से कुछ बात की थी, बोला था कि उसने कुछ बड़ा कांड किया। यार वो संजय है ना, वो साला बहुत बुरी हालत में है। बहुत बुरा लग रहा है यार उसे। किस बात का बुरा लगा? कुछ किया है उसने? कांड हुआ ना। कांड मतलब वो इंस्टीट्यूट वाला जो लड़की को उठाकर रेप हुआ था?
ये संजय गौड़ा भी शामिल था क्या इस गैंगरेप में? साहब आप एक बार बात कर लो जीतू और ललित से। इस जीतू दड़वड़कर और ललित पड़की दोनों को उठाओ प्यार से, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। ये ले। पूरा खत्म करना होगा, समझी? सुनीता, तू पुलिस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही? पुलिस कुछ नहीं कर सकती आयशा। पुलिस ने कहा है कुछ नहीं होगा, वो पूरी प्रोटेक्शन देंगे। कब तक आयशा? वो लोग उस दिन मुझे मार डालने वाले थे। मैं मर गई होती, मैंने भीख मांगी उनसे, पैर पकड़े उनके। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि मैंने अगर किसी से कुछ भी कहा तो जान से मार डालेंगे वो। सुनीता, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तूने कुछ नहीं किया तो तू जिंदगी भर रोती रहेगी, और तेरे जैसे न जाने और कितनी लड़कियां ऐसे ही रोती रहेंगी। तू ये बात समझती क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि मुझ पे क्या गुजरी है, क्या भुगता है मैंने। मैं मर चुकी हूँ आयशा, मैं अंदर से मर चुकी हूँ। तो तुम लोग बता रहे थे कि तुम्हारे दोस्त संजय गौड़ा को बुरा लग रहा था, क्यों बुरा लग रहा था उसे? सब उसने जो किया वो, उस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था साहब। वो बहुत पछता भी रहा था। क्या किया था उसने? क्यों पछता रहा था वो? क्योंकि उसने एक लड़की को ऑटो में उठाया और 2 लोगों के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया। हाँ साहब। ए संजय, क्या है बे? इतना टेंशन में क्यों है तू? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, बुला रहे हैं। मैं जा नहीं रहा हूँ। अबे तुझे क्यों बुला रहा है बे? तू जा क्यों नहीं रहा है? वो जिन जिन का पुलिस रिकॉर्ड है ना, उन सबको बुला रहे हैं। हाँ पता है यार, वो इंस्टीट्यूट वाला कांड हुआ है ना यार, बहुत गलत हुआ है यार। वो बेचारी लड़की यार अपना मुंह भी नहीं खोल रही है यार। ए संजय, तुझे इसके बारे में कुछ पता है क्या? इसलिए नहीं तू जा रहा पुलिस स्टेशन? ए बोलना है यार संजय, तुझे मालूम है क्या ये साला रेप किया किसने यार? अब मतलब अपने पहचान में से कोई है क्या? उस रेप केस में 3 लोग थे, उन 3 में से एक मैं तो साला। 2 दिन पहले संजय गौड़ा ने तुम लोगों को बताया कि वो सुनीता के बलात्कार में शामिल था, लेकिन तुम लोग सुनकर चुपचाप बैठे हो। साहब वो हमें पता नहीं था कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। साहब वो इतना पिया हुआ था, हमें लगा ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा है। इतना बड़ा कांड करके कोई बड़बड़ाता है क्या? अगर वो पिए हुए था, तुम लोगों ने जानने की कोशिश की कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अभी बोलो ना साहब, मारना मत। जो जानते हो सब सच बोलो, वरना तोड़ के रख दूंगा। उस दिन उसके साथ 2 लोग और कौन थे? संजय, तेरे अलावा उस रेप केस में और 2 जन कौन थे? विकास देवमनी और गोविंद हेगड़े। साहब हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि संजय सच बोल रहा है या हमें गोली दे रहा है। साहब हमें तुम लोग मिले कहाँ पे? बार उस रात इतना मजबूत पिया ना, मतलब होश ही नहीं था। ये आखिरी है सालों, वैसे भी कड़की चल रहे हैं सालों।
इतना चढ़ गई थी ना कि पूरे शरीर में एकदम आग सी लग गई थी, जो ये शराब से मिटने वाली नहीं थी। अरे बाप रे यार, दो दिख रहा है। विकास गाड़ी चला रही का ना? मैं गाड़ी क्या, मैं घोड़ी भी चला लूंगा। वैसे बुरा नहीं है, अगर इस टाइम में अगर कोई लड़की मिल जाए ना तो नशे का मजा एकदम डबल। मेरे पास तो रोकड़ा है नहीं, वरना ने विकास के नाम पे उधार दिया। हीराबाई की लड़कियां उसके नाम पे हीराबाई उधार नहीं देंगी। बस सालों तुम लोग की ना ये लड़की की बात छेड़नी नहीं, अब तो तलब लग गई। तेरा इरादा क्या है बे? काम कर, वो एक राउंड मार दे इंस्टीट्यूट में, चल के देखते हैं, क्या पता मुकद्दर में कोई कॉलेज की एकदम मस्त लड़की मिल जाए। चल क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया? वो लड़की बहुत मासूम थी, साला ऐसा लग रहा था शरीर के अंदर कोई जानवर घुस गया हो। कोई होश नहीं, कोई समझ नहीं, बस एक के बाद एक के बाद एक। उस लड़की का चेहरा याद आता है ना तो ऐसा लगता है अपना चेहरा कहाँ छुपा दूं। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। हम लोगों ने यार बहुत गलत काम कर दिया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। संजय गौड़ा ने तुम लोगों को इतना सब कुछ बताया, तुम लोगों को लगा कि वो सिर्फ नशे में बड़बड़ा रहा है। संजय गौड़ा कहाँ है? वो मैंगलोर में नहीं है, इतना हम जानते हैं। उसके फ़ोन की लोकेशन से हमें इतना तो पता है कि वो मैसूर में है। मैसूर में कहाँ है वो? बच्चों की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। साहब उसका कल रात को फ़ोन आया था, मैंने उसे बोला था कि पुलिस के सामने पेश हो जा। नहीं यार, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गैंग रेप किया है तूने, इतना बड़ा जुर्म, कभी किसी को पता चला और कभी पब्लिक के हाथ लग गया तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। जेल ही तेरे लिए महफूज जगह है संजय, मेरी बात मान ले। उसके बाद उसने फोन बंद ही रखा है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है साहब। साहब मैंने भी उससे फ़ोन कर मनाना चाहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। और अगर हमारा कुछ गलत करने का इरादा होता या हम उसे बचाना चाहते तो आपके खबरी राजू के सामने हम मुंह क्यों खोलते साहब? सर, संजय गौड़ा का फ़ोन स्विच ऑन हो गया, लोकेशन बागलकोट दिखा रहा है। अपने दोस्त से बात करोगे? हाँ बोल। क्या सोचा तूने? किस बारे में? पुलिस के सामने पेश होने के बारे में। तुझे क्या पुलिस ने उठा लिया है क्या? हाँ, इस वक्त हम साहब के सामने हैं। और देख यार संजय, साहब ने कहा है कि अगर तू यहाँ पर आकर अपना जुर्म कबूल कर लेगा ना तो बहुत कम सजा होगी। देख यार संजय, अगर तू भागने की कोशिश करेगा ना तो तेरे साथ हम भी फंस जाएंगे। अरे हमने तो कुछ किया भी नहीं है यार। संजय गौड़ा, पीआई श्रीपद अयंगर बोल रहा हूँ। हेलो, काट दिया। इस संजय गौड़ा को जल्दी ट्रैक करो, विकास देवबनी और गोविंद हेगड़े को भी उठा लो। सर, विकास देवमणि यहाँ आया था, हमने उससे पूछताछ भी की। ऑटो रिक्शा ड्राइवर है सर। जब वो यहाँ आया था तो अपना ऑटो रिक्शा लेकर आया था। मतलब आरोपी खुद चलकर हमारे सामने आया और हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो आरोपी। धर लो दोनों को। जी? विकास देवमणि घर पे। विकास चलो उठ। साहब, साहब क्या हुआ साहब? साहब कुछ तो बोलो साहब, क्या किया मैंने? साहब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझको साहब? लोकेश, इसका ऑटो लेकर आओ। साहब, साहब मेरे भाई को क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? विकास, साहब, साहब
मेरी बात सुनो ना साहब। सर, ऑटो ड्राइवर विकास देवमणि कस्टडी में है। संजय गौड़ा का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन हमने उसे ट्रैकिंग पे डाल रखा है। पर सर, गोविंद के घर का एड्रेस नहीं है हमारे पास। पूरी फोर्स लगा दो। खबरियों से कहो कि संजय गौड़ और गोविंद हेगड़े की पूरी कुंडली निकालें। अब इस केस को क्लोज करने का वक्त करीब आ गया, बस थोड़ी कसर बाकी है। पीड़ित सुनीता देव रेड्डी हैरान रह गई थी कि उसकी चुप्पी के बावजूद भी कैसे पुलिस ने उसके तीनों गुनहगारों को पहचान लिया था और उनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया था। ऑटो ड्राइवर विकास देवमणि पुलिस की हिरासत में था। बस संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े के पकड़े जाने की देर थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इस केस के आरोपी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह केस अपने सर के बल उलट गया। केस से जुड़े सभी चौंक गए और इस केस को एक आम केस से अलग बना दिया। सर, 4 नंबर लाइन पे आपका फोन है। कोई संजय है? कौन संजय? पता नहीं सर, करा गुनाह किया है, कबूल करना है। हेलो, डीआईजी प्रताप शेट्टी बोल रहा हूँ। साहब, मैं संजय गौड़ा बोल रहा हूँ। साहब, मैंने बहुत गंदा जुर्म किया है, लेकिन साहब मैंने जानबूझकर नहीं किया। साहब, मैं बहुत नशे में था। तुम इंस्टीट्यूट गैंगरेप में शामिल थे? हाँ साहब, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तुम पहले सरेंडर करो, अपना जुर्म कबूल करो, फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। सर, संजय गौड़ा का फोन स्विच ऑन हो गया। लोकेशन मेहताब नगर बस्ती है। जीतू बता रहा था वो वहीं रहता है और उसे उसके घर का एड्रेस भी पता है। गुड। तुम जरा इस विकास देवमणि को क्रैक करो। मैं संजय गौड़ा को घोड़ा बनाकर घसीट के लाता हूँ। संजय, मैंने तुम्हारा कन्फेशन सुन तो लिया, लेकिन तुम्हें पहले सरेंडर करना होगा। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे जेल नहीं। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। मैं उस लड़की की जिंदगी वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन साहब मुझे अपनी जिंदगी भी नहीं चाहिए साहब। मुझे तो बस पुलिस के सामने कबूल करना था। इसलिए साहब मैंने आपको फोन किया। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा साहब। इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। मुझे नहीं जीना साहब, नहीं जीना है साहब। सर, भयंकर इंस्टीट्यूट गैंगरेप का अक्यूज संजय गौड़ा, उसने मुझे कॉल किया। जी सर, हम उसी को उठाने जा रहे हैं, मेहताब नगर बस्ती। जल्दी पहुंचो ऑफिसर, वो सुसाइड की धमकी दे रहा है, उसे ये मौका मत देना। यस सर, मैं चप्पा फुल स्पीड। यहाँ पे रहता है। सर, ये कर रहा है। संजय, संजय दरवाजा खोलो। सर, अगर ये संजय होश में आता है तो इसका कन्फेशन ले लेते हैं। विकास देवमणि की क्या रिपोर्ट है? टूट नहीं रहा है सर, एक ही बात पे अड़ा हुआ है। इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं 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 साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं घर पर ही था साहब। मेरे भाई को भी पूछ लो, सब चंदन को कसम से साहब। ऑटो रिक्शा कस्टडी में ले लिया सर। सर, अब तो सुनीता को अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। उसकी खामोशी में बहुत भारी पड़ सकती है। हेलो सही, तीसरा आरोपी गोविंद हेगड़े ट्रेस हुआ है सर। कहाँ? सर, मालती नगर में। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। कैसी प्रॉब्लम? सर, उसने अपने एक दोस्त असलम को फोन किया और असलम ने हमें फोन करके बताया है कि सर गोविंद हेगड़े सुसाइड करने जा रहा है। क्या? नहीं रे असलम, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगा। तू उनको बोल दे कि मैं उन्हें जिंदा नहीं मिलूंगा। अबे गोविंद, क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? देख, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तू बस मेरी एक सहायता कर दे। तू पुलिस को मेरा संदेशा दे दे यार। यार नहीं जीना यार। कोई मालती नगर पहुंचा है नहीं? गोविंद हेगड़े के घर। सर, हम लोग रास्ते पर ही है। उसका दोस्त असलम हमारे साथ है। 5 मिनट में पहुंच रहे सर। हम भी पहुंच रहे हैं। अरविंद को एड्रेस मैसेज करो।
गोविंद का घर। गोविंद, गोविंद दरवाजा खोलो। सर गोविंद दरवाजा नहीं खोल रहा है। सुनीता, ये तीनों इस वक्त हमारी हिरासत में है। वो पहला है संजय गौड़ा और दूसरा गोविंद हेगड़े। इन दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने इन्हें बचा लिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इन्हें इतनी आसान मौत मिले। हम चाहते हैं इन्हें दर्द हो, तकलीफ हो, जिंदगी भर इस चीज़ का एहसास हो कि इन्होंने जो किया था कितना गलत था, कितना भयानक था। लेकिन इन्हें सज़ा दिलाने के लिए अब आपको बोलना ही होगा। हाँ बेटे, दे दो अपना स्टेटमेंट। बता दो बेटी, सब कुछ बता दो। संजय और गोविंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन ये विकास देवमनी, इसका कहना है कि ये उस रात वहां नहीं था, ये अपने घर पर सो रहा था। आप लोग मुझे यहां पर ऐसे नहीं रख सकते। अरे कुछ नहीं किया मैंने, मैं उस रात वहां पर था ही नहीं। और से देखो, क्या ये वहां था या नहीं? नहीं था। इन तीनों के साथ साथ हमने उस रिक्शा को भी कस्टडी में ले लिया है जिसमें वो आपको उठाकर ले गए थे। बस अब एक बार, सिर्फ एक बार इन तीनों को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस रिक्शा को आइडेंटिफाई कर, फिर हम चार्जशीट फाइल करेंगे, मुकदमा चलाएंगे और ये तीनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। लेकिन अब भी अगर आप आगे नहीं आए और मुंह नहीं खोला तो हमें मजबूरन इन्हें छोड़ना पड़ेगा। प्लीज अपना बयान दे दो, अपने लिए, कानून के लिए, समाज के लिए। प्लीज अपना स्टेटमेंट दे दो, प्लीज। सुनीता बेटे, ये एक मौका है जब तुम अपने गुनहगारों को सजा दिला सकती हो। पप्पा, वो लोग अपनी सजा काटकर मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तूने अभी हिम्मत नहीं की ना तो वो आज ही छूट जाएंगे। उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। चल सुनीता, उठ जा, दे दे अपना स्टेटमेंट। अब उनकी बारी है डरने की, उनकी बारी है कांपने की। गैंगरेप के दो आरोपी संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े अपनी जान देने चले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचा लिया ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े दोनों कह रहे थे कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था और उन्होंने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि विकास उनका तीसरा साथी था और ऑटो विकास चला रहा था। लेकिन विकास अपना जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर रहा था। अब इस केस की डोर विक्टिम सुनीता के हाथों में थी। या तो वो बयान देकर अपने आप के लिए न्याय पा सकती थी, या फिर वो डर की काल कोठरी में बैठकर अपने आप को दर्द की उम्र कैद दे सकती थी। अगर किसी को भी कुछ बोली ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब भी अगर आप आगे नहीं आए तो हमें मजबूरन इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये एक मौका है जब तुम अपने गुनहगारों को सजा दिला सकती हो। दे दे अपना स्टेटमेंट, अब उनकी बारी है। सुनीता के बयान के मुताबिक उसके साथ रेप करने वाला वो तीसरा शख्स विकास देवमनी ही था। लेकिन सर, विकास तो अड़के बैठा है कि वो शामिल नहीं था। लेकिन ये तो पक्का है सर, उसके ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल हुआ है। सब सुनीता ने अपने बयान में विकास के ऑटो रिक्शा के अंदर की एक एक डिटेल दी है। ऑटो के पीछे RS नायर इंटरप्राइजेस का स्टिकर भी देखा था। सुनीता आगे अपने बयान में लिखती है कि ऑटो रिक्शा के डैशबोर्ड पर एक गणेश जी की मूर्ति है
और उस मूर्ति के सामने मैंने प्रार्थना भी की थी। सर, विकास के ऑटो में ना तो गणेश जी की मूर्ति है और ना ही कोई RS नायर एंटरप्राइजेज का स्टिकर लगा है। अरविंद, ये मूर्ति और स्टिकर तो आराम से चेंज किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन विकास मान नहीं रहा है सर, और बार बार एक ही बात कह रहा है कि वो उस रात घर पर ही था। हमारे पास सुनीता की स्टेटमेंट है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, 3 आरोपियों में से 2 के बयान है, संजय और गोविंद के। सिर्फ ये विकास देवमनी है जो अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहा है। सर, अगर हम संजय और गोविंद की स्टेटमेंट्स के आधार पर विकास को अक्यूज मान भी ले और सुनीता उसके आइडेंटिफिकेशन कर भी लेती है तो भी वो कोर्ट में छूट सकता है। विकास को लेकर कोर्ट में हमारा केस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है सर। हमें ये केस वाटर टाइट बनाना है। हम पहले इस केस में बहुत सारे चांसेस ले चुके हैं, अब कोर्ट में हमें एक भी चांस नहीं लेना है। आओ सुनीता, चलो। सुनीता, आपने हमें बताया कि आपने उस रिक्शा में 2 चीजें नोटिस की, एक RS नायर एंटरप्राइजेस का स्टिकर और दूसरी गणेश मूर्ति। ये दोनों चीजें उस रिक्शा में थी। देखो सुनीता, असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमारे पास सही इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप श्योर हो, क्योंकि उस वक्त आप डरी हुई थी, स्ट्रेस में थी। हो सकता है आपको कुछ याद ना रहा हो, आपने वहां कुछ और देखा हो, इस वक्त आपको कुछ और याद आ रहा हो। ऐसी कोई बात तो नहीं है? इन दोनों फोटो को ध्यान से देखो। क्या ये थी? नहीं सर, ये नहीं थे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मुझे ये सब देख कर वो रात याद आ रही है। ओके ओके, रिलैक्स। हम आपको और स्ट्रेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, रिलैक्स। अरविंद, विद्या, अब हमें इस केस को अपने पुलिस स्टेशन का, अपने करियर का सबसे मजबूत और वाटर टाइट केस बनाना है। इसलिए हम एक भी सुराग नहीं छोड़ेंगे। किसी भी बयान या सबूत में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इन तीनों आरोपियों की 20 नवंबर की रात से लेके आज 29 नवंबर तक मुझे हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। उनकी एक भी मूवमेंट, एक भी हरकत मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इस केस में छोटी सी छोटी डिटेल भी बहुत मायने रखती है। Am I clear? सर, अंग्रेजी में कहावत है, सो नियर येट सो फार। इस गैंगरेप केस के तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में थे। उनमें से 2 ने सुसाइड का हाई ड्रामा भी कर लिया था और अपना जुर्म अपनी मर्जी से कबूल कर लिया था, लेकिन एक आरोपी बड़ी चालाकी से खेल रहा था। वो अपने बयान पर अड़कर बैठा था कि वो इस जुर्म में शामिल नहीं था, और बड़ी चालाकी से उसने अपने ऑटो रिक्शा की डिटेलिंग भी बदल दी थी। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे विकास या दूसरे 2 आरोपी संजय और गोविंद किसी कानूनी लूपहोल की वजह से आजाद दुनिया में लौट जाएं। पुलिस ने गांठ बांध ली थी कि ये केस वाटर टाइट होगा, और ऐसा ही हुआ। साहब, उस दिन भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। उस रात को मेरा भाई यहाँ घर पर ही था। शाम 8 बजे हम दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर उसके बाद वो घर से बाहर गया ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम अपने रेपिस्ट भाई को बचाकर बहुत महान काम कर रहे हो, तो इतना याद रखना, उन तीनों को तो सजा होकर ही रहेगी, और तुम पर पुलिस को गुमराह करने के और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए जाएंगे। याद रखना मेरी बात। चलो। सब ये चंदन देवमनी शादीशुदा है, उसे 5 साल का एक बच्चा भी है, और उसकी बीवी और बच्चा उसके बीवी के मायके में। मायके का एड्रेस निकलवा राजू, चंदन की बीवी से पता करते हैं इसके देवर की सच्चाई क्या है। वो क्या सर, जो ऑटो सर्विस के लिए आता है उस पर स्टिकर लगाते हैं अपना। सभी ऑटो पर? हाँ सर, हर बार चिपकाते नहीं है, कभी अभी ऑटो वाले ले लेते हैं, बाद में लगा देते हैं या नहीं लगाते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है सर। अच्छा, बता सकते हो 20 और 29 नवंबर के बीच ये ऑटो यहाँ सर्विसिंग के लिए आया था? ऐसा देखकर बताना मुश्किल है सर, मुझे रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। चेक करके बताओ मुझे। हाँ साहब, पक्का। संजय ने मुझे बताया था कि वो लोग किसी बार में बैठे थे, उन्होंने खूब पी थी साहब, और वहां से वो इंस्टीट्यूट रोड भी गए थे। उस रात संजय गौड़ा ने तुम लोगों से जो भी कहा वो सब इसमें लिखो, एक एक शब्द, और उसके बाद साइन करो। कौन सी बार में बैठे थे उस रात? मुरली अन्ना के।
चंदन अन्ना, कुछ भी हो जाए आप घुटने मत टेकना। देखो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग तेरी भाभी तक पहुंच गए तो? अन्ना कुछ भी करो, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। मेरे को जितना करना था किया विकास। ऐसा मत बोलो अन्ना, ऐसा मत बोलो। वो संजय और गोविंद डरपोक निकले। हो गई गलती, लेकिन एक गलती के लिए जिंदगी भर अंदर सड़ना पड़ेगा क्या? हाँ मैडम, पिछले एक हफ्ते में मैंने ऐसी मूर्ति एक ही बेची थी। आपको कैसे याद है कि एक ही मूर्ति बिकी? ये देखिए मैडम, ये इसलिए मुझे याद है, पिछले हफ्ते मैंने ऐसे एक ही पीस बेची थी। फिर तो आपको कस्टमर भी याद होंगे। इसने खरीदी थी? कोई औरत थी। चंदन देवमणि की पत्नी, विकास की भाभी। ये औरत विकास की सबसे करीबी है। उठा लाओ इसे। हाँ सर, राजू खबरी विकास की भाभी के मायके का नंबर निकलवा रहा है, मिल जाएगा सर। साहब, मैं इन तीनों को अच्छे से पहचानता हूँ, मैंने पढ़ा भी इन तीनों ने क्या किया। तुम्हें गवाही देनी होगी। 20 नवंबर की रात को ये तीनों यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। पक्का दूंगा साहब, इन तीनों ने काम इतना गंदा किया है। और एक बात है साहब। क्या? ये विकास है ना, ऑटो ड्राइवर, ये यहाँ पे एकदम रेगुलर है, हफ्ते में 2-3 बार पक्का बैठता है। पिछली बार जब उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसे उधारी दी। अरे अन्ना, आज थोड़ा रोकड़ा कम है, बाद में देते। हाँ, बाद में देते। ठीक है, ला इधर, लेकिन अगली बार पक्का देना। हाँ पक्का अन्ना, पक्का देगा। थैंक यू अन्ना। उसके बाद वो वापस आया नहीं। ये उस दिन का बिल है मेरे पास। जैसे पक्षी एक एक तिनका, एक एक पत्ता इकट्ठा करते हुए अपना घोंसला बनाते हैं, वैसे ही पुलिस भी छोटे से छोटे सुराग और सबूत को इकट्ठा करते हुए अपने केस का ऐसा घोंसला तैयार कर रही थी जो किले जितना मजबूत हो। जब यह केस शुरू हुआ था तब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था, पीड़ित की शिकायत तक नहीं थी, और अब यह केस कोर्ट में पेश होने लायक तैयार होता जा रहा था। एक मजबूत वाटर टाइट केस। अरविंद, विद्या, लोकेश, कांग्रेचुलेशंस। हमने इस केस के ताबूत की हर कील एकदम सही ठोक दी है, बस सिर्फ दफनाना बाकी है। डर लग रहा है? डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब खतरे में है। क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो तुम्हारी पत्नी भागीरथी ने हमें बोला। वो मेरे पति ने मुझे भेजा था देवी माँ की मूर्ति खरीदने के लिए। क्यों भेजा था मालूम है? नहीं मालूम साहब, उसने मुझसे कहा कि मूर्ति लेके आओ। विकास के ऑटो में से गणपति जी की मूर्ति निकाली और कहा उतनी बड़ी होनी चाहिए। समझी ना कैसी मूर्ति? हाँ जी हाँ, समझ गई। कितनी बार एक ही बात बोलेंगे, ये विकास के ऑटो की गणपति जितनी बड़ी ना। लेकिन आप बता क्यों नहीं देते कि आपको देवी की मूर्ति क्यों चाहिए? तू बस लेकर आ, सवाल ना कर इतने। उस दुकानदार ने भी तुम्हारी पत्नी को पहचान लिया। हाँ मैडम, यही औरत थी, साथ में एक बच्चा भी था, 4-6 साल का लड़का। अब अगर इस सब में तुम्हारी पत्नी भी शामिल हुई तो तुम पति पत्नी दोनों जेल में सड़ोगे, और तुम्हारे किए की सजा भुगतेगा तुम्हारा मासूम बच्चा। बोलो, सच क्या है? तुम अकेले थे या तुम्हारी पत्नी भी इसमें शामिल थी? सर, मेरी पत्नी भागीरथी बेगुनाह है सर, उसे कुछ मालूम नहीं था। पर हमें सब मालूम है। हमें मालूम है कि कौन गुनहगार है, कौन नहीं। हमें यह भी पता है कि तुम अपने भाई के जुर्म में कैसे शामिल हो, कैसे तुमने अपने भाई के जुर्म पर पर्दा डाला। हम जानते हैं विकास ने तुम्हें सब कुछ बताया था या नहीं? हाँ, बताया था। कब? उस रात जिस रात वो कांड करके आया था? जी नहीं, आप लोगों ने हर ऑटो वाले को यहाँ थाने बुलाया था, तब विकास डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने सीधे उसके दोस्त संजय को फोन लगाया। अबे संजय, लड़की ने मुंह नहीं खोला तो क्या हुआ? पुलिस ने शहर के सारे ऑटो वालों को बुलवाया है। तू समझ रहा है कुछ? यार विकास, अब हमें कैसे मालूम कि उस लड़की ने हम लोग के बारे में बताया है या नहीं? और अगर बताया होगा ना तो हम तीनों के बारे में बताया होगा।
और तेरे तेरे ऑटो का पूरा हुलिया भी बताया होगा। मर गए यार, मर गए। अब क्या करें? बहुत बड़ी गलती हो गई यार, पछतावा हो रहा है। पछतावे की छोड़, अब क्या करना है ये बता। मैं अपने परशुराम अन्ना से बात करता हूँ। तुम तीनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम बच के निकल जाओगे? अन्ना, हमने उस लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो हम उसे मार डालेंगे, लेकिन उसने बोल दिया। अन्ना, कुछ करो ना अन्ना, बचा लो ना। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और पहले भी कभी ऐसा हुआ नहीं है अन्ना। अगर पुलिस ने विकास की उस ऑटो की तलाशी ले ली तो तुम तीनों अंदर गए समझो। तो अन्ना, अब क्या कर सकते हैं अन्ना? अपना ये आंसू बचा के रख, आगे काम आएगा। उस गोविंद को फोन करो, चल। क्या कर दिया सालों तुमने? हम लोग ऐसे लोग हैं क्या? हाँ, तुम तीनों ने कैसे कर दिया? विकास चंदन, मारने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। पहले ये फैसला करना है कि इन लोगों को बचाना है या नहीं। अरे सजा तो मतलब फांसी वांसी भी हो सकती है ना? वो नहीं पता, लेकिन ये लोग लंबा जाएंगे। क्या करें अब परशुराम, क्या करें? पहले तो ऑटो को अच्छे से साफ करना होगा, धो डालो अंदर बाहर से, हैं? और पहले ये एक स्टिकर और ये एक मूर्ति दोनों बदल डालो, समझे? लड़की ने दोनों जरूर देखे होंगे और पुलिस को जाके बता दिया होगा। पूरा नक्शा बदल डालो, लगना ही नहीं चाहिए वो गाड़ी। सर्विसिंग वगैरह सब करना, पैसे लगेंगे, और ये स्टिकर और मूर्ति के भी। मैं एक प्रिंटर को जानता हूँ, उसका ऑटो स्पेयर पार्ट का दुकान है और उनके पास गराज स्टिकर बनाने का काम भी आता है। तो स्टिकर लिया उससे। हाँ? और इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा लगा दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बहन से थोड़े कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। 2,500 किस लिए? अक्का, वो नौकरी के लिए ना म्यूनसिपैलिटी में अर्जी दी है, तो वहाँ का साहब बोला कि 2,500 देगा तो नौकरी मिल जाएगी। गोविंद, 200-250 होते तो मैं दे देती, 2,500 तो बहुत है। अक्का कुछ करो ना, बहुत ज़रूरी है, आज ही चाहिए। गोविंद ने अपनी अक्का से 2,500 निकलवा लिए सर। फिर मैं मूर्ति लेने जा रहा था, तब संजय के बड़े भाई परशुराम ने मुझे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? वो मूर्ति लेने। तुम दोनों नहीं जाओगे? आप दोनों जाओगे? कैसे बच्चों वाली बात करता है चंदन। हम में से कोई भी नहीं जाएगा, एक भी सुराग मिलना नहीं चाहिए पुलिस को। हम किसी और को भेजते हैं। भागीरथी भाभी को भेजें? हाँ, ये हो सकता है। औरत जाएगी तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा और सारा मामला धीरे धीरे दब जाएगा। मेरी पत्नी भागीरथी मासूम है सर, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसने बस वो मूर्ति मेरे कहने पर खरीदी। तुम सबके सब दोषी हो, सबके सब। तुम लोगों ने गैंग रेप जैसा संगीन अपराध करने वाले 3 लोगों को ना सिर्फ बचाने की कोशिश की, बल्कि उनके जुर्म पर पर्दा डाला, पुलिस को गुमराह किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। परशुराम गौड़ा, गोविंद की बहन हेमा, मुझे सबके स्टेटमेंट चाहिए, सारे के सारे डिटेल्स चाहिए। सर, कहा था मैंने चंदन, मुजरिम को बचाना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है। तुम तो गए। ऐसे संगीन जुर्म के शारीरिक घाव भले भर जाएं, पर मानसिक घाव लंबे अरसे तक तकलीफ देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में औरतों के यौन उत्पीड़न के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी ओर समाज में औरतों के प्रति इज्जत घटती जा रही है। औरतों की गरिमा को छेड़ने वालों को, उन पर ऐसे भयंकर जुर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। वक्त आ गया है जब कोर्ट न सिर्फ मुजरिम के हक का ध्यान रखे, बल्कि पीड़ित के हक का भी ध्यान रखे। संजय गौड़ा, गोविंद हेगड़े और विकास देवमनी को आईपीसी की धारा 366 किडनैपिंग करने के लिए, धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार करने के लिए, धारा 506 आपराधिक धमकी देने के लिए और धारा 34 ये सारे जुर्म एक ही मकसद से करने के लिए दोषी पाया गया।
तीनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। हर एक आरोपी को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई गई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया। संजय गौड़ा के भाई परशुराम गौड़ा और विकास देवमणि के भाई चंदन देवमणि को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में दोषी पाया गया। इन दोनों आरोपियों को 3 साल की सजा और साथ ही में हर एक को 5,000 का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। सर, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी धमकी ने मानो मुझे पैरालाइज कर दिया हो। हम समझते हैं सुनीता, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे। वो सिचुएशन ही ऐसी थी। आपकी जगह किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद वो भी ऐसा ही करती। वो हादसा था ही इतना भयानक। सर, मैं जानती हूँ मेरी खामोशी के कारण आपको क्या क्या करना पड़ा, लेकिन मैं उस डर के चंगुल से निकल ही नहीं पा रही थी। उस रात वो मुझे मार डालने वाले थे, या शायद मार भी देते। खुदा ना खास्ता उन्होंने ऐसा किया होता तो वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होते, तब भी हम उन्हें ढूंढ निकालते। तब उन्हें उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होती। सुनीता, जुर्म चाहे सोच समझ के किया जाए या एक पल के जोश में, पकड़े सभी जाते हैं। बस जरूरी सिर्फ इतना है कि विक्टिम उस जुर्म के डर में, उस जुर्म की याद में पकड़ा और जकड़ा ना रहे। खैर, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अब आने वाले वक्त के बारे में सोचो। सुनीता देव रेड्डी के लिए इंस्टीट्यूशन ने दोबारा एग्जाम्स ऑर्गेनाइज किए। उसे अच्छे मार्क्स मिले और अब वो अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी है। और इस केस के सारे मुजरिम इस वक्त जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। इस केस ने बहुत ही मजबूती से यह साबित किया कि क्राइम नेवर पेस। इस केस में पुलिस के हाथ में क्या था? कुछ नहीं। इस केस में मुजरिमों ने सबूतों को मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आखिरकार जुर्म को कानून के सामने घुटने टेकने पड़े। इस केस में पुलिस टीम की शिद्दत और दृढ़ निश्चय सराहनीय है। साथ ही कोर्ट का फैसला भी सराहनीय है, जहां मुजरिमों ने अपनी सजा को कम करवाने के लिए अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल किया, जैसे आर्थिक जिम्मेदारियां, बूढ़े माँ बाप की देखभाल वगैरह वगैरह। लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुई और एक सटीक फैसला सुनाकर औरतों की सुरक्षा और गरिमा की हिफाजत के पक्ष में एक ठोस कदम उठाया। इस केस में एक और विषय उठा था, जब मुजरिमों ने पश्चाताप होने का दावा किया और बलात्कार जैसे अमानवीय जुर्म को शराब के नशे के जिम्मे डाल दिया। हमने पहले भी ये बात रखी है और दोबारा रख रहे हैं कि नशा इंसान के रिफ्लेक्सेस बदल सकता है, उसके मूल चरित्र को नहीं। बलात्कार के लिए नशे को जिम्मेदार ठहराना वही वाली बात हो जाती है जहां एटम बॉम्ब के लिए विज्ञान को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को। याद रखें, कल यानी कि 6 दिसंबर को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।